हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें अगला टॉपिक जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी में, ठीक है, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। सो ये इम्पोर्टेंट क्यों है और फैक्चुअल बेसिस पे यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं आज हम समझेंगे, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक बहुत बड़ा डायमेंशन होता है और अगर एमपीपीएससी के प्रीवियस पैटर्न्स को देखें तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल बेसिस पे सिंपल जजमेंट्स या आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो हम काफ़ी आसानी से इसको डील कर लेंगे। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम राइट्स के बारे में समझते हैं। तो राइट्स क्या होते हैं? राइट्स क्या होते हैं? राइट्स होते हैं क्लेम्स, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। राइट्स होते हैं क्लेम ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है, और साथ ही साथ इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं किसमें? अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में। देखिए, हम और आप जब से हमारा बर्थ हुआ है तब से कुछ राइट्स ऐसे हैं जो हमें बाय बर्थ मिल गए, ठीक है। सबसे फोरमोस्ट एग्जांपल होता है इसका ह्यूमन राइट्स, ठीक है। चाहे आप किसी भी कंट्री के सिटीज़न हो, कहीं भी रहते हो, किसी भी प्लेस में रहते हो, आपको एक अधिकार तो नेचुरली मिला है जिसको हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ और कैटेगरीज होती हैं। जैसे आप जिस देश में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, वोटिंग करते हो, तो वहाँ के पॉलिटिकल राइट्स आपको मिले हुए हैं। आप वहाँ के नागरिक को कुछ स्पेशल सिविल राइट्स मिले होंगे, ठीक है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी। आगे समझेंगे राइट टू प्रॉपर्टी किस तरीके से पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन बाद में कैसे वो एक सिविल राइट बन चुका है, ठीक है। तो जो राइट्स हैं वो क्या होते हैं? सोशल लाइफ जीने के लिए एक तरीके का क्लेम होता है, दावा होता है, ठीक है। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो किसके प्रति प्रोटेक्ट करते हैं? अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, ठीक है। और वहीं हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। कई बार हमको एक सिंगल पर्सन से भी कोई राइट, हमारा अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो तो ऐसे में भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कौन सा आर्टिकल रहता है उसके लिए, कौन से आर्टिकल से डील करना होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? फंडामेंटल राइट्स को खुद गारंटी और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करता है कौन? स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सो अल्टीमेटली द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सभी लोगों को मिलेगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। थोड़ा सा सिटीजन्स और एलियंस में एक डिफरेंस रहता है, वो हम आगे देख लेंगे। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। तो सबसे पहली जो लेक्चर सीरीज थी वहाँ पे हमने बात करी थी आर्टिकल्स के बारे में, साथ ही साथ पार्ट्स के बारे में, और एक और बात करी थी शेड्यूल्स के बारे में। अब देखिए, अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट्स की तो ये भारत के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में आ जाता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब भारत जो देश है उसके कितने राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, एरिया एक्सपांशन कहाँ तक है, इसकी बात करी जाती है। अगला आर्टिकल आता है, सॉरी, अगला जो पार्ट आता है, पार्ट सेकंड, वो है सिटीजनशिप, ठीक है। अब पहले देश के बारे में बता दिया, अब उस देश में किस तरीके से नागरिकता या सिटीजनशिप मिलती है उसके बारे में बता दिया। इसके बाद अगला जो थर्ड पार्ट आता है वो है, अगर आप वहाँ के नागरिक हो तो नागरिक के तहत आपको क्या क्या राइट्स मिलेंगे। और वहीं अगर कोई विदेशी नागरिक है जिसको हम एलियंस बोलते हैं, ठीक है, पॉलिटी की भाषा में, तो उनके क्या क्या राइट्स मिलेंगे। तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक दिया हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल 35। अब देखिए, ऐसे तो लिखा है आर्टिकल 12 से लेके 35, लेकिन इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। पहले जब संविधान बना था तो टोटल 7 आर्टिकल्स थे, सॉरी 7 जो है क्या थे? फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है। लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हट गया, ठीक है। चलो, सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। फिर राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। अब देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी था लेकिन अब वो हट चुका है, ठीक है। और फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इस तरीके से कितने हो गए? तो 6 राइट्स हो चुके हैं अभी के समय में। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे बीच में, ठीक है। चलिए, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल नंबर 31 के तहत दिया हुआ था। अभी हम इसकी आगे और चर्चा कर लेंगे, ठीक है।
जो कौन से एक्ट से हटा दिया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, जब अमेंडमेंट की क्लास में मैं और अच्छे से एलेबोरेटिवली समझा दूंगा कि किस तरीके से 44th और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, पहले जब ये आर्टिकल नंबर 31 था, अब इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और कहाँ जोड़ दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया, जो कि पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो इतनी सी बात याद रखिए, क्योंकि पिछले साल 2019 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटाया गया। तो ये बहुत ही बारीक सवाल आते हैं इसी तरीके से। चलिए, अब राइट टू इक्वालिटी जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक दिया हुआ है? तो वो आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 5 राइट पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? देखिए, मेनली तो ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा इस हेडिंग को ही लेकर आएगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, चलो, इसका मतलब क्या है? इट शैल से that the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India। ठीक है, अब ये जो राइट है ये सिटीजन को भी दिए गए हैं भारत के संविधान में और साथ ही साथ फॉरेनर्स को भी दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है? देखिए, इस लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट बात किसका कॉन्सेप्ट लगा हुआ है? तो छोटी सी बात याद रखिएगा, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, किसने दिया था? एवी डाइके। कौन है ये? ब्रिटिश जूरिस्ट है। ठीक है, देखिए, राइट टू जो इक्वालिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, मतलब हर समय सेम होगा इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, समय समय पर पार्लियामेंट के बदलाव भी हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का क्लॉज लगा हुआ है कि आप यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें, देखिए क्या लिखा हुआ है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब जो भी लॉ है उसके सामने सब लोग बराबर हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ का बराबर प्रोटेक्शन करना भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन लॉ के सामने इक्वल कौन नहीं है? तो देखिए, कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर वो बिल्कुल भी आंसरेबल, मतलब उनको आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है कोर्ट के सामने, फॉर द एक्सरसाइज या पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, अगर इस लॉ से रिलेटेड हो। ठीक है, उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बिल्कुल भी इंस्टीट्यूट मतलब लगाई नहीं जाएंगी किसके खिलाफ? प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मान सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया गया है, लेकिन जब तक वो 5 साल तक इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं तब तक उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल लिखा हुआ है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं अगर 2 मंथ पहले का नोटिस दे के रखा हो, तब की बात है। ठीक है, तो ये सिविल प्रोसीडिंग्स है, मतलब ज़मीन के विवाद हो सकते हैं। ठीक है, वेरियस अदर फैक्ट्स। अब उसके आगे देखते हैं अपन आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ठीक है, लगभग हर स्टेट की कहीं ना कहीं ये कहानी है कि कहीं कुछ भी मतलब भेदभाव दिखता ही रहता है, लेकिन संविधान ने क्या लिख कर रखा है? आखिर हमारे फोर फादर्स चाहते क्या थे संविधान के? कि सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ थी कि भारत से डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाना चाहिए। और आज की भी सिचुएशन हम और आप सभी देखते हैं तो क्या समझ में आता है? वो सबके अपने अपने ओपिनियन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन व्हाट ग्राउंड्स? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ठीक है, चाहे अगर रिलीजन के आधार पर कोई किसी का कोई भी रिलीजन हो, फॉलो करने की पूरी आज़ादी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, रेस के आधार पर, ठीक है, गोरा काला कुछ नहीं होगा। कास्ट के आधार पर भी, सेक्स के आधार पर भी, ठीक है, जेंडर का कोई भेदभाव नहीं होगा। और साथ ही साथ प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ याद रखिएगा, क्योंकि कई बार प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बीच में एक डिफरेंस होता है। चलिए, इसके बाद जो 3 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं वो देख लेते हैं।
देखिए एक्सेप्शन क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करी गई है, ठीक है। मतलब स्टेट चाहे तो कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, लेकिन उसका भी मोटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव बेसिस पे, ठीक है। अगर स्टेट चाहे कि उसको एक स्पेशल प्रोविज़न बनाना है किसके रिगार्ड में, महिलाएं और चिल्ड्रन के लिए, तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत ये कर सकती है। उसके अलावा सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, इनके लिए कुछ नियम कानून बनाने हों एडवांसमेंट के लिए, तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम बात है, बस क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, उनका अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन को लेके कुछ करना हो प्रावधान तो वो करा जा सकता है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 16 में। तो आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। जब भी हम एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं, कभी भी कोई भेदभाव होता है क्या कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप भर सकते हैं? हाँ, एजुकेशनल बेसिस पे ज़रूर हो सकता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर एजुकेशनल क्राइटेरिया हो, लेकिन और कोई बेसिस पे होता हुआ दिखता है क्या? तो इसका आंसर नहीं होगा। तो ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखिए, इट डज नॉट बाउंड द स्टेट फॉर प्रिस्क्राइबिंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है या फिर स्टेट जो है बेसिकली वो अपनी प्रावधान जो है बता सकता है कि हमें यहाँ पे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर भी रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करी गई हुई है, अगेन द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक टॉपिक है मंडल कमीशन, ठीक है, मंडल आयोग जिसको बोलते हैं। तो 1979 में जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी, ठीक है, 1977-78 के आसपास बनी थी गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिनका नाम क्या था, बीपी मंडल, ठीक है। इनकी चेयरमैनशिप में कौन सी कमीशन बनाई गई, बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है, स्टडी करने के लिए, ठीक है। और आप ओबीसी आयोग में और अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है, कि इस कमीशन के क्या रिकमेंडेशंस थे, ठीक है। तो देखो, उन्होंने कहा था, रिपोर्ट अपनी जब दी थी 1980 में, तब ये कहा था कि 27% जॉब रिजर्वेशन किसको दिए जाएं, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है, पूरे के पूरे देश में। लेकिन ऐसा पूरा 27% भारत देश में लागू नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ एक बात और कही जाती है कि एडवांस सेक्शन जो होगा ओबीसी में, अगर मान लूँ मैं एक लाइन है, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट है यहाँ पर, इस लाइन के ऊपर अगर कोई कमाता होगा तो उनको जो है क्रीमी लेयर कहा जाएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा समझने वाली बात है। आते हैं आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल नंबर 17 क्या होता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। द टर्म अनटचेबिलिटी नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और साथ ही साथ हमने एक और पढ़ा था, कौन सा, अगर 2019 के प्रीलिम्स पेपर में याद हो तो एक्ट्स आते थे, उसमें एक एक्ट कौन सा था, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1955। इन दोनों में ही अनटचेबिलिटी की एक डेफिनेशन नहीं दी हुई है बेसिक सी। आर्टिकल 18 में अगर बात करें तो क्या दिया हुआ है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब जैसे अगर हम 1947 के पहले देखते हैं तो कोई प्रिंसली स्टेट्स होते थे, ठीक है, वहाँ के जो भी राजा महाराजा होते थे तो राय बहादुर, महाराजा साहब, ये सब जो टाइटल रखते थे ना, बेसिकली इस टाइटल को अबॉलिश कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी। तो अगर किसी के नाम में भेदभाव होगा तो किस तरीके से फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी रह पाएगी, ठीक है। तो ये वाला समझाने के लिए, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट कौन से, मिलिट्री या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ठीक है, ऑन एनी बॉडी वेदर सिटीजन और फॉरेनर। सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल दे सकते हैं। मिलिट्री कैसे, जैसे आप टाइटल सुनते होंगे, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, जनरल, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो ये सब टाइटल। एकेडमिक कैसे, जैसे डॉक्टर की जो एक पर्टिकुलर लगता है टाइटल, वो दिया जा सकता है, ठीक है। इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। इवन आप बाहर के स्टेट से भी कोई, बाहर का स्टेट मतलब यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है कंट्री से रिलेटेड, ठीक है।
अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टू एक्सेप्ट एनी प्रेसिडेंट. कहीं ना कहीं वही सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवन अगर भारत रत्न भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, तो वो भी ऐसा टाइटल यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है. चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट में. तो राइट टू फ्रीडम, ठीक है. अभी तक हम राइट टू इक्वालिटी पढ़ रहे थे. अब राइट टू फ्रीडम किस में आता है? आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक, ठीक है. यहाँ 4 आर्टिकल पढ़ने. तो आर्टिकल 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्यों? राइट टू फ्रीडम, ठीक है, ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा जो हम कहते हैं वो यहीं से आता है, ठीक है. तो इसके अंदर बेसिकली 6 राइट्स दिए हुए हैं इंडिविजुअल को, ठीक है. कौन कौन से हैं? सबसे पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है. बोलने की, एक्सप्रेस करने की आज़ादी जो है वो किस में दी हुई है? आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में, ठीक है. अगला कौन सा है? राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. देखिए, असेंबल मतलब एक साथ हो जाना, गैदर हो सकते हो, लेकिन किस तरीके से? पीसफुली और बिना हथियारों के, विदाउट आर्म्स. उसके अलावा क्या बोला गया है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है याद रखने लायक कि आप एसोसिएशंस बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, ठीक है, और साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बना सकते हो. रिसेंटली अगर हम न्यूज़ में देखेंगे तो हमारा जो मेनली मोदी कैबिनेट में रीशफल हुआ है पोर्टफोलियो का, साथ ही साथ एक नया मिनिस्ट्री भी ऐड किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. इसके मंत्री कौन बनाए गए हैं? अमित शाह बनाए गए हैं, ठीक है. तो इससे याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं राइट नाउ इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है. राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. भारत की टेरिटरी में, किसी भी टेरिटरी में कहीं भी घूमने का फ्रीली एक अधिकार है. कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली, या फिर कोई ट्राइबल एरियाज हो वहाँ पर. राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है. रहने की भी आज़ादी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में थोड़े से क्लॉजेज लगते थे. 5 अगस्त 2019 के बाद गवर्नमेंट वहाँ पर भी मेजर चेंजेस कर रही है. राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है. एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है हमारा और आपका. देखो, ओरिजिनली फिर से वही बात है, आर्टिकल 19 में कितने राइट्स थे? 7 राइट्स थे, ठीक है. एक और राइट जो था, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये डिलीट कर दिया गया. किससे? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. तो ये एक छोटी सी बात है, याद रखिएगा, ठीक है. अब ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये केवल और केवल स्टेट एक्शन के अगेंस्ट आती है, ठीक है, कि स्टेट आर्बिट्री रूल नहीं चला सकता. प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ये नहीं आता है. आते हैं आर्टिकल नंबर 20 में, ठीक है. आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है. क्या है ये? इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी, ठीक है, एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज पर्सन, वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन, या जैसे कि कोई कंपनी, कोई कॉरपोरेशन, ठीक है. अब यहाँ क्या है? बेसिकली अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, कोई कन्विक्टेड इंसान है. कन्विक्टेड क्या होता है? ये वो इंसान होता है जिसको सज़ा नहीं मिली होती है, अभी जस्ट और सिर्फ क्या है, कार्यवाही चल रही है. ऐसे समय में कुछ बातों का याद रखना ज़रूरी है. पहला क्या? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. क्या होता है? नो पर्सन शाल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, ठीक है. इसको एक छोटी सी कहानी के साथ समझाता हूँ. 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, तो सभी कल्प्रिट्स में से एक बंदा जो था, ही वॉज जुवेनाइल. जुवेनाइल मतलब अपनी एक एज से छोटा, ठीक है, जहाँ से लॉ चालू होते हैं. तो उस समय में उसको फांसी की सज़ा का प्रावधान नहीं था, ठीक है, क्योंकि उस एज में फांसी नहीं हो सकती थी. तो गवर्नमेंट भी रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे से कोई ऐसा लॉ नहीं ला सकती थी जो अप्लाई हो जाता उस बंदे पर, ठीक है. इसलिए फांसी की सज़ा नहीं मिली. कहाँ भेजा गया? जुवेनाइल जेल भेजा गया, ठीक है. ये कार्यवाही चल रही है. दूसरा क्या है?
नॉर बी सब्जेक्ट टू एनी पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम। देखिए सिंपल अगर मैं समझाऊं, किसी इंसान ने जिस समय गुनाह किया है, ठीक है, और उस समय जो लॉ है राइट नाउ एट दैट डेट, वही लॉ इम्प्लीमेंट होगा उस पर्सन के ऊपर, ठीक है। अगर आपने उसके 2 दिन बाद कुछ नया लॉ बना दिया तो वो नहीं इम्प्लीमेंट होने वाला उस पर्सन के ऊपर, ठीक है। जो पीछे से उस समय तक था वही इम्प्लीमेंट होगा। तो ये है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। अगला क्या है, नो डबल जियोपार्डी। क्या है इसमें, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी इंसान ने कोई एक गुनाह किया, 14 साल की एग्जाम्पल, सजा मिल भी गई, अब फिर से उसी पनिशमेंट की फिर से सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगला बात करते हैं नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ठीक है। क्रिमिनेशन से याद रखना क्रिमिनल जैसा वर्ड आ रहा है। तो नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है, कोई भी पर्सन खुद के खिलाफ गवाही नहीं देगा, ठीक है। आसान सी बात है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक और आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। इट डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आसान सी भाषा में कि किसी भी व्यक्ति की उसके जो है लाइफ, जीवन और साथ ही साथ पर्सनल लिबर्टी, आज़ादी, इसको नहीं छीना जाएगा एक्सेप्ट अगर लॉ द्वारा कुछ भी प्रिस्क्राइब किया जाए। लेकिन वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये जो है अवेलेबल रहता है बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक्सपांड किया था इसका स्कोप राइट टू लाइफ का वेरियस जजमेंट से, ठीक है। चलो, अब ये सब वही सब पॉइंट लिखे हुए हैं कि राइट टू लिव लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, इसी तरीके से, ठीक है, ये सारा वही दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ जेड तक है, ठीक है। आप इनको एक सिंगल रीडिंग ले सकते हैं, पेपर में ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। जो लेटेस्ट होगा वो ज़रूर पूछ सकता है, जैसे राइट टू प्राइवेसी के बारे में, ठीक है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी जो है वो रिसेंटली ऐड किया गया था, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए राइट टू प्राइवेसी जो लिखा हुआ है इसके बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2017 में आधार कार्ड को लेकर एक केस आया था, पुट्टू स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो वहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बताया गया था अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये छोटी सी बात याद रखना, क्योंकि करंट अफेयर्स से पूछा जा सकता है। ऑलरेडी एमपीपीएससी 3-4 साल पुराने करंट अफेयर्स वैसे भी पूछती है। अब है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है। ये जो है जब भी ऐसा कुछ पॉइंट आता है, ठीक है, ए आया या कैपिटल में बी आया, ठीक है, ये एक अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा जाता है। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय ये नहीं था, बाद में जोड़ा गया। क्या कहा गया इसमें, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन हमको सबको पता है, ठीक है। अब कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा गया, ठीक है। पिछली बार इस पर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि कौन से जजमेंट में राइट टू एजुकेशन के बारे में बात कही गई थी, तो उसका आंसर था उन्नी कृष्णन जजमेंट। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, और यहीं से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देख लिए 2019 में, जो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आए थे। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिए 20 में हमने कन्विक्शन के बारे में बात करी थी, जब चल रही है कार्यवाही। अब यहाँ पर क्या है, अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब एक तरीके से अपराधी ही है यहाँ पर शामिल। चलो, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, ठीक है। मतलब अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसके बारे में मजिस्ट्रेट को बताना ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ उस इंसान का राइट टू कंसल्ट है ना, कि वकील को हायर करके कंसल्ट कर लिया जाए कि क्या गुनाह किया है या व्हाटसोएवर, ठीक है। लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस हमेशा अवेलेबल करवाना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए वही लिखा हुआ है कि सबसे पास के मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि इस इंसान को अरेस्ट किया गया है, ठीक है।
द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, ठीक है, वो कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक, चलो यहाँ पे जो है प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन होती है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, प्यूनिटिव क्या होती है, जब किसी इंसान को किसी गुनाह के बेसिस पे अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, या चार्जशीट बनाई जाती है उसके बेसिस पे किया जाता है, तो प्यूनिटिव अटेंशन कहलाता है। और जो प्रिवेंटिव होता है वो किस लिए होता है, कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का इंसान था, वो फ्यूचर में कोई भी क्राइम ना करे, ऐसे में प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो ये लिखी हुई है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, और प्यूनिटिव डिटेंशन। कई बार क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो बहुत लंबे समय तक ना चले, इसलिए 3 मंथ्स तक उसको एक्सपांड किया जा सकता है, फिर से एक नई रिपोर्ट बोर्ड के सामने पर्टिकुलरली बना कर देनी पड़ेगी कि आगे भी अगर एक्सटेंड करें तो क्यों करें। ठीक है, डिटेंशन को। इसके बाद नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 एंड 24 आर्टिकल। आर्टिकल 23 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है, अब जो ह्यूमन बींग्स में था ऊपर, तो यहाँ नीचे चिल्ड्रन में, कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो, स्पेशली फैक्ट्री, माइन या हजार्डियस एक्टिविटीज़ जैसे ही कंस्ट्रक्शन, रेलवे। ठीक है, इसके लिए लॉ जो बने थे, तो अगर मैं बात करूं तो द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ था। अब आगे चलते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से लेके कहाँ तक दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक। तो ये क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली, शब्द याद रखिएगा, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। प्रोफेस मतलब पढ़ाना, प्रैक्टिस मतलब आप अपने पर्टिकुलर धर्म के जो रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करते होंगे, और साथ ही साथ प्रोपोगेट, ठीक है, मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसकी फ्रीडम दी हुई है एक इंसान को, ठीक है, स्टेट द्वारा। लेकिन स्टेट कब कब रेगुलेट कर सकता है या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है, इनको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जैसे उसमें एक ग्राउंड है हेल्थ भी, अगर हेल्थ का कोई सिनेरियो हो तब भी रिलीजन को रेगुलेट किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। ठीक है, तभी हमने 2020 के लॉकडाउन में अगर अपने आसपास देखा था तो मैक्सिमम मंदिरों में एंट्री बंद कर दी गई थी। कारण क्या था, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, जिसके तहत ये किया गया था स्टेट द्वारा। आर्टिकल नंबर 26 को अगर समझें तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, धार्मिक सभाएं होती हैं, ठीक है, वेरियस बॉडीज़ होती हैं जो अपने अपने धर्मों को किस तरीके से अकॉर्डिंगली मैनेज करना है उस पर काम करती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रावधान होते हैं। चलो अगला देखते हैं अपन, आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। भैया अगर किसी भी रिलीजन को काम करना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करे। ठीक है, आपकी इच्छा हो, स्वेच्छा हो, तभी आप टैक्स दें, ये है इसमें आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल 28 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बेसिकली क्या है, नो रिलीजियस एजुकेशन, नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वोली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। ठीक है, जहाँ पर पूरा का पूरा खर्चा सरकार चला रही है वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के धर्म प्रचार प्रसार नहीं होगा। आते हैं अगले पॉइंट में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, ये किस में दिए हुए हैं, आर्टिकल नंबर 29 और 30 में। ठीक है, क्या कहते हैं, बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि माइनॉरिटीज़ जिसकी क्या हो, स्पेशल लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो या खुद का कल्चर हो, उनका पूरा का पूरा राइट है अपने प्रोटेक्शन करना, किसको, अपने अधिकारों को। ठीक है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का उनका पूरा अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी जो है मैनेज कर सकते हैं, और ये सारे प्रावधान उसमें लिखे हुए हैं।
अब यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, ऑल माइनॉरिटी शाल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। और जब भी इनको एड या फिर मदद प्रोवाइड करेगी स्टेट, वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो स्पेशली माइनॉरिटी बेसिस पे हो, ठीक है। ये बात किस में कही गई, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत ये बात कही गई। जो आर्टिकल 30 के अंदर जो राइट्स दिए हुए हैं उसमें ये एक और राइट है कि कोई भी माइनॉरिटी जो है एजुकेशन अगर प्रोवाइड करे अपने चिल्ड्रन को तो अपनी पर्टिकुलर ओन लैंग्वेज में प्रोवाइड कर सकती है अगर वो चाहे तो यहाँ तक बात हुई आर्टिकल नंबर 30 की। अब मैंने बताया आर्टिकल नंबर 31 रिपील हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट आर्टिकल नंबर 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था, आर्टिकल नंबर 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आर्टिकल 32 जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए ना इसको हटाया जा सकता है, मतलब एवरेज मतलब इसको ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है, या फिर टेकन अवे ना ही लिया जा सकता है किसी भी अमेंडमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के। सुप्रीम कोर्ट में जो है आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप रिट इशू करवा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में आप रिट इशू करवा सकते हैं, ठीक है, अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ हो। अब देखते जाते हैं अपन कौन कौन से होते हैं रिट्स, ठीक है। सबसे पहली रिट का नाम है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, मतलब ऑर्डर इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि कोई भी पर्सन अगर उसको डिटेन किया गया है, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन द्वारा, मैक्सिमम यहाँ पे केस कौन होता है, पुलिस ही होती है, ठीक है। सो उस पर्सन की बॉडी प्रोड्यूस करना कोर्ट के सामने एक जिम्मेदारी है, ठीक है, 24 घंटे के अंदर। तो ये हो गया टू हैव द बॉडी ऑफ। यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा समझने लायक नहीं है, बस हेबियस कॉर्पस से याद रखिएगा, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। बाकी तो मेंस में आंसर राइटिंग के समय बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है रिट्स का। इसके बाद क्या दिया हुआ है, मैंडेमस। मैंडेमस का मीनिंग होता है वी कमांड, हम आपको आदेश देते हैं। तो ये है क्या, इट इज़ अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म, ठीक है। मतलब एक जो हायर बॉडी होती होगी, ठीक है, वो अपने से एक लोअर बॉडी को ये आदेश देती होगी कि आपको जो ये काम परफॉर्म करना था, ड्यूटी परफॉर्म करनी थी, आपने इसको परफॉर्म नहीं किया है या आप फेल हो चुके हैं उसको परफॉर्म करने में, तो ऐसे में आप उसको जल्दी से जल्दी आउटकम हमें प्रोवाइड करें, ठीक है, ठीक है। तो ये किसी भी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट मतलब कोई छोटे कोर्ट, ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट के खिलाफ जारी हो सकता है, ठीक है। अगला क्या है, क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ठीक है। इट इज इशूड टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है। इट प्रिवेंट्स इलीगल असरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन, ठीक है। मतलब इसका ये है कि किसी भी पर्सन ने अगर इस ऑफिस में, मेनली पब्लिक ऑफिस में, ठीक है, खुद को अगर बैठा कर रखा है और कोई भी लीगैलिटी पता चलती है कि ये पर्सन यहाँ बैठने लायक नहीं है या ऐसे कुछ काम नहीं है, तो ऑन व्हाट अथॉरिटी या वारंट यू आर सिटिंग हियर, इससे पूछ सकता है, ठीक है, कोर्ट। चलो, ये कहाँ कहाँ इशू नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी इशूड इन केसेस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। क्यों, क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ के अगर बारे में बात करें हम, तो हमने पहले ही देखा था कि एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उनसे भी कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एक क्वालिफिकेशन चाहिए, हाँ लॉयर होना ज़रूरी है, लेकिन वो भी ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि भारत सरकार चाहे जिसको उसको बना सकती है क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ प्राइवेट ऑफिस में, लेकिन पब्लिक ऑफिस में इस पॉइंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन क्या कहता है, इट लिटरली मीन्स टू फॉरबिड, ठीक है। अब ये क्या है, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन।
एक एग्जांपल की बात करूँ, ये है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है, और ये है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट। अब अगर क्राइम यहाँ पर हुआ है, ऐसे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है इस कोर्ट के दायरे में आने वाले जुरिस्डिक्शन में किसी को भी कुछ भी फैसला नहीं दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोहिबिट करती है एक हायर कोर्ट किसको, लोअर कोर्ट को, कि आप जो है अपने दायरे को मेंटेन करके रखें, अपने जुरिस्डिक्शन को मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर देखा था मैंडेमस जो है एक्टिविटी, मतलब काम करने के लिए आगे बढ़ाता है, वहीं प्रोहिबिशन जो बोलता है कि आप एक्स्ट्रा काम मत कीजिए, इन एक्टिविटी के बारे में बोलता है, ठीक है। ये जो रेट है अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ ही इशू की जा सकती है, ठीक है। और आखिरी क्या है, सर्टिऑररी। सर्टिऑररी क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। इट इज़ बाय द हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट either to transfer the case pending with the latter to itself or to squash the order of the latter। देखिए क्या है, किसी लोअर कोर्ट द्वारा कोई काम नहीं करवा पाया जा सकता है, ठीक है, और हायर कोर्ट उसको क्या बोल रहा है, या तो इस काम को जल्दी से जल्दी कीजिए, नहीं तो आप हमको या किसी दूसरी बॉडी को जो हम बताएं उसको आप ट्रांसफ़र कीजिए इस चीज़ को, तो हम इस पर एक्शन लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ देखिए फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट बात हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 12 जो है उसमें क्या आता है, स्टेट की डेफिनेशन आता है। स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। फिर उसके बाद सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसके अलावा PSUs वगैरह आती हैं, ठीक है, लोकल अथॉरिटी। मेनली सरकार के जो अंग होंगे या फिर पार्ट्स होंगे वो सब आर्टिकल नंबर 12 में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 कहता है लॉज इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स टू बी नल एंड वॉइड, ठीक है। कोई ऐसा अगर लॉ बनाया जो बिल्कुल भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे में उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी कौन, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट बेसिकली। तो ये था मेनली हमारा फंडामेंटल राइट्स, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस पिछले बार आए थे और क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।